अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अफसा कोमल। वजीर आजम इमरान खान दौरा अमरीका पर हैं। व्हाइट हाउस में उनके अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई और उसके बाद उन्होंने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू भी दिया, जिसमें वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि शकील आफरीदी और आफिया सिद्दीकी के तबादले पर अमरीका से बातचीत हो सकती है। उसामा बिन लादेन से मुतालिक वजीर आजम ने कहा कि हम अमरीका के इत्तेहादी थे। उसामा बिन लादेन की गिरफ्तारी में पाकिस्तान को एतमाद में लिया जाना चाहिए था। अमरीकी सदर से मुलाकात से मुतालिक वजीर आजम ने कहा कि सदर ट्रंप साफ को इंसान लगे जो लफ्जों की हेरा फेरी नहीं करते। वजीर आजम ने एक बार भारत से अच्छे ताल्लुकात की और मसला कश्मीर के हल की ख्वाहिश का इजहार किया। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी रिएक्ट किया। वजीर आजम ने इस इंटरव्यू में अमरीकी टीवी चैनल को क्या गुफ्तगू की, आइए सुनते हैं, फिर आगे बात करेंगे। US is the most powerful country in the world, the only country that could mediate between Pakistan and India and resolve the only issue is Kashmir, because bilaterally there will never be. I really feel that India should come on the table. Shakil Afridi in Pakistan is considered a spy. We in Pakistan always felt that we were an ally of the US. And if we had been given the information about Osama bin Laden, we should have taken him out. We also have someone in prison in the US. It's a frail woman called Afia Siddiqui. So yes, we could negotiate some sort of a swap. सबसे अहम बात इस वन-ऑन-वन मुलाकात में सामने आई कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मसला कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तान और भारत में सालसी की पेशकश कर दी, जिसका वजीर आजम ने खैर मकदम किया, मगर भारत की जानिब से इस मामले पर सालसी लेने से साफ इनकार किया गया है। उनकी वजारत खारजा ने कहा कि किसी तीसरे फरीक को भारत नहीं चाहता इस मामले में। अमरीकी सदर ने मुलाकात में पाकिस्तान के लिए इमदाद बहाल करने का इशारा भी दिया और तो और पाकिस्तान आने की दावत भी अमरीकी सदर ने कबूल की। पाकिस्तान की बात करें तो आज ही बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम के दौरे अमरीका पर ट्विटर पैगाम जारी किया है और वजीर आजम को अपनी गैर मशरूत हिमायत का यकीन दिलाया है। यह भी कहा कि मुस्बत तनकीद का सिलसिला जारी रहेगा, ताहम पाकिस्तान के मफाद में मिलकर बैठने को तैयार हैं। वजीर आजम का दौरा अमरीका अब भी जारी। हम सवाल कुछ इस तरह से अपने तजियाकारों से पूछना चाह रहे हैं कि क्योंकि आप लोगों ने वजीर आजम के दौरे को पहले दिन से फॉलो किया है, उनका अमरीका में जलसा, वहां उनके मीडिया को दिए गए इंटरव्यू, सबसे बढ़कर आप अमरीकी सदर का रवैया भी कल देख चुके हैं। आप माजी के हुक्मरानों के दौरे और उस वक्त अमरीकी हुक्मरानों का जो रवैया और डू मोर का मुतालबा होता था वो भी देखते आए हैं, सुन चुके हैं। तो क्या इस दौरे को देखते हुए हम कह सकते हैं कि ये मुलाकात माजी के हुक्मरानों की निस्बत बेहतर रही है? इसी पर हम सवाल करेंगे अपने पैनल से और हमारा सवाल आपके लिए कुछ इस तरह से है। इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात। ट्रंप ने मसला कश्मीर पर सालसी की पेशकश कर दी। अमरीकी सदर की इमरान खान की तारीफ, पाकिस्तान आने की दावत भी कबूल कर ली। क्या माजी के हुक्मरानों के मुकाबले में इमरान खान और अमरीकी सदर की मुलाकात बेहतर रही, हाँ या नहीं? सबसे पहले हम चलेंगे हसन निसार साहब की तरफ। हसन निसार साहब, अमरीकी सदर ने कहा कि इमरान खान की वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होंगे, वो ऐसा देख रहे हैं। आप समझते हैं ओवरऑल माजी के हुक्मरानों की निस्बत बेहतर रहा ये दौरा वजीर आजम इमरान खान के लिए? माजी की निस्बत अजीब, इसमें निस्बत वगैरह न ढूंढें, क्योंकि माजी में तो प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ साहब की प्रेजेंस तो ज़बरदस्त हुआ करती थी। उसको तो आप कह सकते हो कि कोई पाकिस्तानी सरबराह था जिसने दौरा किया और वो क्या बुश के साथ उनका वो हुआ करता था। इसके बाद तो कोई घोड़े शाह था, कुमदारी, कोई ये मियाँ पर्ची शरीफ, इनकी शक्लों पर माजरत लिखी होती थी, शर्मिंदगी लिखी होती थी, गुलामी लिखी होती थी, मुआफ़ी लिखी होती थी। निकाल के फुटेज अभी देख लें आप। पाकिस्तान पूरे से कहें कि इस पर वोटिंग कर रहे, जो मैं अगर कह रहा हूँ अगर गलत है तो इसका तो मुआवजा अगर करना है तो परवेज़ मुशर्रफ साहब का अलबत्ता उनकी अपनी शख्सियत थी, वो एक प्रेजेंस थी, एक कॉन्फिडेंस होता था जो एक दयानतदार आदमी के पास होता है, सिर्फ चोरों चकारों के पास नहीं होता। उनकी शक्लों पर खुशामदीद लिखी होती थी। सो देयर इज़ नो कंपैरिजन। और बेहतर हुआ, मैंने कल भी अर्ज़ किया था, ये परसों जब भी बात हुई हमारी लास्ट, कि भाई ये दोनों मुल्कों की ज़रूरतों की नौइयतें मुख्तलिफ हैं। कोट अनकोट मैंने यही कहा था, दोनों की ज़रूरतों की नौइयतें मुख्तलिफ हैं, लेकिन दोनों की ज़रूरतें हैं और बहुत शदीद हैं।
और हमने ये भी डिस्कस किया था कि कहाँ कहाँ तक उसके डांडे मिलते हैं। तो बिल्कुल ये एक फितरी सा है। एक चीज़ जो खूबसूरत ऐड हुई है वो जो जलसा इन्होंने रखा था, जिसके बारे में नून लिखिए क्या कहते हैं, मोची दरवाज़ा। ओए जहाँ पाकिस्तानी इकट्ठा होगा माशाल्लाह मोची दरवाज़ा ही होगा, और क्या होना है। इनको इतनी भी अकल नहीं है। जिधर इतना 20,000 पाकिस्तानी इकट्ठा होगा तो माशाल्लाह मोची दरवाज़ा बनेगा, नहीं तो क्या बनेगा। बहरहाल वेल डन, बहुत अच्छा हुआ। इमरान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, ट्रंप साहब की बहुत अच्छी थी, मुझे तो अच्छे लगने लग गए बहुत। ठीक रहा, जबरदस्त, इट वाज वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सही, हाँ का ऑप्शन आप ले रहे हैं। न्यायी साहब, ये तनकीद की जाती थी नवाज शरीफ साहब पे भी कि वो पर्ची लेके जाते हैं, खुद इमरान खान साहब भी इस बात का इजहार कर चुके हैं। तो कल जो उनका था इंटरेक्शन अमरीकी सदर के साथ भी, वहाँ पे मीडिया नुमाइंदों को उन्होंने सवालों के जवाब भी दिए, ख़ास तौर पे वाइट हाउस का भी उनको विजिट भी कराया गया, जो हर बार नहीं देखते हम कि इस तरह की मुलाकातों के अंदर होता है। तो आप कैसे देख रहे हैं माजी के हुक्मरानों से, क्या बेहतर रही ये मुलाकात वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लिए? अब पहली बात तो ये है कि अयूब खान से लेके, बल्कि चलो लियाकत अली खान का जो है दौरा अमेरिका उसको भी नहीं रहने थे, तो अयूब खान को तो इमरान खान खुद तबसरा करते थे, मिसालें देते थे कि एक वक्त था कि हमारा यूं इस्तेमाल होता था। आज तक जितने विजिट्स हुए हैं सबसे जो कम तर रहा है ना, जिसको कहना चाहिए कि एक रिसेप्शन या रवैया या जिसको आउटकम, वो इमरान खान का रहा है। मैं आपको छोटी सी मिसालें देता हूँ। ज़ियाउल हक का मैं मौजूद था 83 या 82 में, मैं वाशिंगटन था जब वो गया था रेगन को मिलने के लिए। खुदा गवाह है कि वहाँ का मीडिया ऐसा था कि एक बिल्कुल एक वहाँ पे एक उनके हर मीडिया हर चीज उसकी ग्रिप में थी। जो दौरा इमरान खान का पाकिस्तान की में पूरा डिस्कस हो रहा है, अमेरिका में उसको जगह नहीं मिली। फिर उसके बाद बेनजीर और जरदारी जब गए थे बाबा बुश के वक्त में, वो रिसेप्शन निकलवा ले। नवाज शरीफ साहब का ओमान के अंदर कोई 50 हेड ऑफ स्टेट्स आए हुए थे और सदर क्लिंटन ढूंढते हुए नवाज शरीफ के कमरे में बगैर किसी वजह के ब्रेकफास्ट के बाद किया। उसने कहा, वेयर इज माई फ्रेंड, आई वांट टू गिव हिम अ सरप्राइज टू सी हिम विदाउट एनी अपॉइंटमेंट। ये था वो। फिर कारगिल के ऊपर छुट्टी के दिन नवाज शरीफ ने जो जंग बंद कराई थी, उसके में वो जंग है वो न्यूक्लियर कुलियन में बढ़ रही थी। और उसमें हमने देखा था ज़ियाउल हक के ऊपर जो है, जिसको कहना चाहिए फिल्में बनी, किताबें लिखी गई। आपको अंदाजा नहीं कि ज़ियाउल हक ने उस वक्त, मैं उस वक्त अमेरिका में था, अमेरिकन मीडिया के ऊपर अमेरिकन पॉलिटिक्स में कितना छाया हुआ था और सही मानों में प्रो पाकिस्तानी लोग एस्टेब्लिश में बैठे थे। फिर मुशर्रफ का तो हसन साहब ने जिक्र कर दिया। बाकी जो जिसको कहना चाहिए, इस दौरे से आसिया सिद्दीकी के एक क्वेश्चन के ऊपर इस तरीके से इमरान खान अपोलोजेटिक हुए, मैं समझता हूँ कि शर्मनाक था कि उन्होंने पहले तो तैयबा जाके क्वेश्चन पे ही वाज टेकन बाय सरप्राइज। देखिए सूरत हाल ये है कि 2020 इलेक्शन ईयर है। पिछले इलेक्शन में दोनों पार्टी रिपब्लिकन और डेमोक्रेट ने पाकिस्तान रेड चेक पे इलेक्शन जीता। इस दफा ट्रंप को इलेक्शन जीतने के लिए अफगानिस्तान से फेस सेविंग चाहिए, ईरान के खिलाफ हार्ड स्टैंड चाहिए, हवाई जो टेलीकॉम जाइंट है उसको उन्होंने बंद किया, चाइना का सी पैक बंद कराना चाहते हैं। ये सारी चीजों में पाकिस्तान का रोल तीनों बड़े इंपॉर्टेंट हो गया है। उन्होंने साल 1.5 साल पाकिस्तान को लुभाना है। अमलन उनके एडमिनिस्ट्रेशन में एक बंदा नहीं है, जॉन बोल्टन, पोम्पियो, मैंने सारे एडवाइजर के जो प्रो पाकिस्तान हो, सारे हाई एंटी पाकिस्तान, एंटी इस्लाम, एंटी ईरान, एंटी चाइना। तो मैं कैसे मान लूं? कश्मीर के ऊपर बड़ा खुश आयद था, खुदागर मैं खुश हूँ, सिंपल। लेकिन हमारे लिए बहुत अच्छी थी कि पहली दफा लाने और ये शिमला के बाद कोई ऐसा बात है कि तीसरे मुल्क ने, अमेरिका ने जो सारे बंद किया बोले ठीक है। दीगर पॉइंट्स के साथ रिसेप्शन आप कह रहे हैं कि माजी के मुकाबले में कुछ नहीं था। सबसे कम जी जी जो इज्जत हमारे पहले लोगों ने कमाई है। ठीक है साहब, हमारे सवाल के जवाब में आप नई का ऑप्शन ले रहे हैं। हसन निसार साहब आगे हम जाएंगे, लेकिन अगर आप कोई कमेंट करना चाहें, क्योंकि न्यायी साहब ने इमरान खान साहब से मुखालफत में ज़ियाउल हक साहब की तारीफ कर दी है।
नहीं मैंने आपको बताया। देखें न्याजी साहब, नहीं, न्याजी साहब की जो बेशुमार खसूसियात मुझे बहुत अजीज़ हैं, उनमें से एक इनका थोड़ा भोलपन भी है। बाकी मेरी तरह चूँकि इनकी उम्र भी अब जवाब दे गई है, याददाश्त कमज़ोर है, अब एक्सपेक्ट कर रहा 2019 है या क्या है ये, मुझे तो ये भी नहीं याद रहता कि अब कोई पाकिस्तान का कोई सरबराह किसी को अमेरिकन प्रेसिडेंट के मुंह को थपथपाएगा और कोई इस तरह की हरकतें नहीं। दुनिया बदल गई, नॉर्म्स बदल गए, आपकी हैसियत बदल गई, आपकी औकात बदल गई, वो ज़माने बदल गए, इसलिए इतना दूर तक कंपैरिजन जो है ना वो वैसे ही अनफेयर है। ठीक है, पाकिस्तान हैड अ फ्यूचर, अब इस बेचारे का एक माजी है, अभी फ्यूचर आपको बनाना है, मुझे नहीं पता है बनता कि नहीं बनता आप लोगों से। उस वक्त पाकिस्तान का एक मुस्तकबिल था, अब पाकिस्तान का सिर्फ एक माजी है जो खासा दागदार है। तो जमीन आसमान का फर्क है। आप ज्यादा से ज्यादा से कंपेयर इसको कर ही परवेज मुशर्रफ साहब के साथ करते हो, जो मैंने बहुत मुनसिफाना तरीके से कर दिया कि उनकी एक प्रेजेंस होती थी, उनकी एक उनका कर्रफर था और वो उनका इज्जत एहतराम दिखाई देता था। बाकी ये जो गंजे मज्जे गए हैं, इधर गंजे में कह रहा हूँ अंदर से गंजा आदमी, वो तो मैं भी हो सकता हूँ ना, हालांकि मेरे अभी खासे घने बाल हैं, अंदर से कोई कुछ लोग गंज, हाँ बस ठीक 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 ठीक। हसन साहब नहीं हो सकता कंपैरिजन आपके। जी नहीं हसन साहब, माजरत के साथ ग्रेट हसन साहब, देखिए अमेरिका की अपनी जो किताब है उसके अंदर पिछले 50-60 साल से मैं भी भारत के आया हूँ, आपने भी उनको करीब से देखा वाला है, पिछले 60-70 साल से वहाँ पे बड़ा ठहराव है। वहाँ अगर 60 साल पहले मुंह सबसे बातें तो आप भी मैंने बताया कि ये अनप्रेसिडेंटेड था। क्लिंटन का उठ के उस होटल में नवाज शरीफ के कमरे में आके अमान के अंदर जहाँ पे 40-50 हुक्मरान ठहरे हुए थे, ये बड़ी अजीब बातें हुआ करती थी। या नवाज शरीफ का इतवार के दिन पहुंचना वाशिंगटन में और कारगिल जंग को बंद कराना, जिसमें अमेरिका का ओवरस्ट्राइक था। असल बात मैंने बताया जी कि इस वक्त पाकिस्तान का दिल लुभाएंगे, क्योंकि 2020 का इलेक्शन आज मेरी बात लिख ले सामने वाला है। जी 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 पाकिस्तान ही उनको जितवा सकता है। ठीक ठीक न्याय साहब आगे बढ़ेंगे, हर दाना डालेंगे पाकिस्तान को। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका न्याय साहब। हम दीगर तज्जियाकारों को भी गुफ्तगू में शामिल करना चाहेंगे न्याय साहब। यानी फिलहाल तो दाना डाल दिया उन्होंने ना। एक बात सर, एक बात अभी हम आज की तारीख तक की बात कर रहे हैं। एक बात कह दूं, अगर शकील अफरीदी इन्होंने आफिया को दिए बगैर दिया तो ये 20 करोड़ अवाम के मुंह पे तमाचा होगा। शकील अफरीदी उनका बंदा नहीं है, लेकिन वो 3 दिन पहले उनका सीनियर ऑफिसर कहते हैं कि शकील अफरीदी हमारा हीरो है, आफिया सिद्दीकी हमारी बेटी है। न्याय साहब इसी पे आ रहे हैं, बाबर साहब की तरफ जा रहे हैं। बाबर साहब और उसको 86 साल के अपने पास रखा। ठीक है, पॉइंट आ गया न्याय साहब का पॉइंट आ गया। अच्छा, तो बाबर साहब ये ऑफर जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने की है, ऑफ कोर्स उनसे सवाल किया गया था, इसके जवाब में उन्होंने की है शकील आफरीदी और आफिया सिद्दीकी के तबादले वाली, इसको आप कैसे देख रहे हैं? ओवरऑल जो मुलाकात रही, उसके बाद दोनों रहनुमाओं ने जो गुफ्तगू की, आपने ओवरऑल इस इंटरेक्शन को किस तरह देखा? देखिए, मेरे ख्याल से तो बड़ा अच्छा दौरा है और इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत थी अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को रीसेट करने की, और वो बड़ा इफ़ेक्टिवली इमरान खान ने किया और कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह कि जो अमरीकी प्रेसिडेंट हैं वो भी बड़े टेम्परामेंटल से आदमी हैं और कुछ भी कह सकते हैं, अनप्रेडिक्टेबल हैं। सो एक अनप्रेडिक्टेबल आदमी के साथ इंटरैक्ट करना, एक अच्छी अपनी केमिस्ट्री डेवलप करना और एक नैरेटिव चेंज करने की कोशिश करना, यानी जो कश्मीर वाली बात हुई है, मुमकिन है वो कहीं पे भी ना जाए आगे, क्योंकि अगर इंडिया नहीं एक्सेप्ट करेगा मीडिएशन अमेरिका की तो नहीं जाएगी कहीं पे बात। लेकिन एक नैरेटिव चेंज हुआ, एक नजर आया वर्ल्ड स्टेज के ऊपर, आप व्हाइट हाउस में बैठे हुए हैं, ओवल ऑफिस में बैठे हुए हैं, वहां पे बात हो रही है, अमेरिका कह रहा है कि हम तैयार हैं मीडिएट करने के लिए, हमारा प्राइम मिनिस्टर कह रहा है जी हम कश्मीर का हल निकालना चाहते हैं। सो उससे इन चीजों से नैरेटिव चेंज होता है। अमेरिकी भी उनकी बात सुन रहे हैं, नजर आ रहा है कि पाकिस्तान पीस की बात कर रहा है और अगर इंडिया नहीं करता उसकी बात तो फिर
ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है कि ये जो हालात यहाँ पे ख़राब हैं। सो मेरा ख्याल है कि सारे पॉजिटिव वाइब्स निकले हैं वहाँ से। सो ये ज़रूरी बात है। तीसरी बात ये कि हम पहले भी कई दफ़ा इस प्रोग्राम में बात कर चुके हैं कि मुल्कों के रिलेशनशिप इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं। पाकिस्तान का इंटरेस्ट है अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे करने में, और इस वक्त अमेरिका का भी एक टैक्टिकल इंटरेस्ट है हमारे अंदर। स्ट्रेटिजिकली न्याजी साहब ने भी बात की, ठीक है, चाइना के साथ भी उनका डिफरेंस है, उनका एक स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप इंडिया के साथ भी है, लेकिन अफगानिस्तान से निकलना भी उनके लिए ज़रूरी है। और डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया था कि मैं इराक से निकलूंगा, और उन्होंने अपनी फौजें वहां से विड्रॉ की, इराक और सीरिया से, और उसके बाद ये भी कहा था कि मैं अफगानिस्तान से भी अपने आप को एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूं। तो इलेक्शन से पहले ही उनका करना ज़रूरी है। पाकिस्तान इससे पहले यही बात कर रहा था कि किन टर्म्स के ऊपर तालिबान के साथ आपकी नेगोशिएशन होगी। अमेरिका पाकिस्तान को पुश कर रहा था कि आप तालिबान को इतना कमजोर करें कि वो हमारी टर्म्स पे आके बात करें। ये डिफरेंस था पिछले 5 साल से। अमेरिका ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, हमारे लिए बड़ी खुशाइन बात है। और अगर हम इंस्ट्रूमेंटल हो सकते हैं ये पीस को कल्टिवेट करने में अफगानिस्तान में, उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इंडिया की भी बात कर सकते हैं कि जनाब यहां भी बातचीत से हो रहा है, वहां भी बातचीत से हल कीजिए, पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी बात होगी। मेरा ख्याल है कि जिस तरह से इररिलेवेंट है कल का क्रिटिसिज्म कि जी उन्हें एयरपोर्ट पे कोई लेने आया नहीं आया, इसी तरह से इररिलेवेंट है ये बात करना कि बाकी लीडर्स के साथ आप कैसे कंपेयर करेंगे। बिल क्लिंटन पाकिस्तान आए थे 8-10 घंटों के लिए, परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी यहाँ पे, प्रेसिडेंसी गए, वहां जाके उन्होंने 5-10 मिनट की तकरीर की। वो हालात ऐसे थे, 9/11 हुआ था, कू हुई थी, उसके बाद 9/11 हो गया, अमेरिका की नीड्स चेंज हो गई, और जो रिसेप्शन परवेज मुशर्रफ को मिलता था, हसन साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, बड़ा जबरदस्त रिसेप्शन मिलता था। सो जो अभी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है इस पे हमें कैपिटलाइज करना है, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए और वेलकम करना चाहिए जो ओपनिंग इमरान खान की वजह से इस वक्त क्रिएट हुई और हालात की वजह से। मुस्बत इशारे मिले हैं इस मुलाकात से, लेकिन आप कह रहे हैं कि कंपैरिजन नहीं किया जा सकता माजी के हुक्मरानों की मुलाकातों के साथ। गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। मेमल की तरफ जाएंगे। मेमल, जो कश्मीर से सालसी का मामला था उसके ऊपर जो अमरीकी सदर ने बयान दिया, अमेरिका इस वक्त इंडिया में बहुत वावेला हो रहा है। उनका भारतीय मीडिया जो है वो ट्रंप को लायर करार दे रहा है, उनकी ऑपोजिशन ने इसके ऊपर बहुत बात की है। तो और वजारत खारजा की तरफ से भी इसको फौरन से डिनाई कर दिया गया। भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में कोई इससे फ़र्क पड़ सकता है आपके ख्याल में, और इस मामले को आप कैसे देख रही हैं ओवरऑल? देखिए अफसा, मैं भी इसमें हाँ या नहीं का बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं लूँगी। ये जो बाबर ने बात की, कंपैरिजन नहीं हो सकता। हमारे डिक्टेटर्स अमेरिका को बड़े पसंद थे, ज़रूरत भी थी उस वक्त, लेकिन उसके अलावा अगर आपको माजी में थोड़ा सा झांकना पड़े तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने तो US कांग्रेस को भी एड्रेस किया था ना, वो फिर उनसे आप मुआवजा करें, इस तरह करके मुआवजा नहीं बनता। लेकिन हाँ, बड़ा कामयाब दौरा था। और जो आपने भारत की बात की, मैं भारतीय मीडिया से ही रिलेटेड आपको बात करूँ कि वो भारतीय मीडिया 3-4 चीज़ों पर बड़ा सख्त नाराज़ है। पहली चीज़ तो वो जब सालसी वाली उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा ये हो ही नहीं सकता कि मोदी ने कोई इस तरह की बात की हो, और वो ये कहते हैं, भारतीय मीडिया ने उस वक्त ये बात की, उनके अभी वजारत खारजा से नहीं आया था रिस्पांस। उन्होंने कहा कि ये हो सकता है कि जब ये पुलवामा और बालाकोट का सारा कुछ चल रहा था तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इन्हें कहा कि आप ज़रा बीच में, क्योंकि मीडिएशंस की बातें हो रही थी, और ये भी कहा जाता है कि अमेरिका ने मीडिएट किया था उस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग ताकि ना हो, तो हो सकता है वो बात की और प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो कन्फ्यूज़ हो गए और उन्होंने उसको ये बात कर दी। दूसरी चीज़ वो ये कहते हैं, डिनाइल तो आपको पता है फ़ौरन ही आ गया, कुछ चंद ही घंटे में आ गया उनका, वजारत खारजा का डिनाइल आ गया कि हम सालसी तीसरे मुल्क के साथ नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ उनको जो बुरी लगी है वो ये है कि बिल क्लिंटन के बाद पहले सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने एक्चुअली कश्मीर के बारे में ये बात की है कि देयर आर बॉम्ब्स ऑल ओवर द प्लेस। उन्होंने वायलेंस इन इंडियन कश्मीर की बात की है। उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर जो भारत ने एक नैरेटिव बनाया हुआ है कि पाकिस्तान इंडिया के अंदर या कश्मीर के अंदर टेररिज्म करता है, वो वाली चीज़ को एंडोर्स नहीं किया। तो इंडियन मीडिया इस चीज़ के ऊपर भी बड़ा सख्त नाराज़ है। आप उनके आज के अखबारात उठा के देख लें। फिर उन्होंने ये बात भी की है कि अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कोई ऐसी बात की भी थी तो ये प्रिविलेज्ड कन्वर्सेशन थी, ये एक पाकिस्तानी वजीर आज़म और एक प्रेस के सामने किस तरह से इन्होंने डाइवर्ज कर दी प्रेसिडेंट ट्रंप ने, ये भी भारतीय मीडिया में है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो पाकिस्तान के रोल के बारे में अफगानिस्तान के लिए कहा गया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, उन्होंने कहा
कि पाकिस्तान हैज़ अ पावर दैट अदर नेशंस डोंट हैव विद रिस्पेक्ट टू अफगानिस्तान। इसके ऊपर इंडिया के मीडिया के अंदर ये कहा जा रहा है, और अफगान मीडिया भी, और भी चंद लोग जो पाकिस्तान के ऑब्वियसली डिट्रैक्टर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि कैसे अमेरिका ये बात कह रहा है कि पाकिस्तान के पास ताकत है अफगानिस्तान के ऊपर, बजाय इसके कि ये कहने कि हम कोई तालिबान को हमने कोई सेफ हेवंस दिए हुए या ऐसी चीज़। अमेरिका ने बिल्कुल वो लाइन नहीं ली जो यूजुअली अमेरिका लेता है, जो यूजुअली पहले ट्रंप साहब ने भी, अगर आपको याद हो कि पिछले साल जब उन्होंने न्यू ईयर पर ट्वीट की थी तो उन्होंने कहा था पाकिस्तान हमें बेवकूफ़ बना रहा है। तो इस वक्त बात ये है, कामयाब दौर है, लेकिन उसकी वजह यह है कि अमेरिका और पाकिस्तान की एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है। सदर ट्रंप को अफगानिस्तान से निकलना ही निकलना है और उनको पाकिस्तान की ज़रूरत है, तो वो इसलिए पाकिस्तान को वो करे। दूसरा ये है कि मेरे ख्याल में इमरान खान साहब और ट्रंप के दरमियान बहुत सारी मुशाबत भी है, ख़ासतौर पर मीडिया के ऊपर जिस किस्म की कल उन्होंने बातें की हैं, तो वो आपको उनकी आपस में एक केमिस्ट्री भी थी, आप देख सकते थे। तो दौरा काफ़ी कामयाब है, लेकिन किसी के साथ मुआवजा नहीं बनता। ख्यालात कुछ एक जैसे नज़र आए। बिल्कुल इरशाद भट्टी साहब, डू मोर का मुतालबा नहीं आया अमेरिका की तरफ से, तारीफ़ों का तबादला हुआ, बल्कि बहुत ज़्यादा हमने देखा दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे की तारीफ़ें भी की, फिर पाकिस्तान आने की दावत भी दी गई डोनाल्ड ट्रंप साहब को। आपके ख्याल में कितना कामयाब रहा ये मुलाकात वज़ीर आज़म इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप की? पहली बात तो ये है कि मैं अगले सवाल के जवाब में मेरे भाई न्याजी साहब मुझे ये बता दें कि वो नवाज शरीफ साहब के साथ हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हैं कि ज़ियाउल हक साहब के साथ हैं या जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हैं, क्योंकि जब मुल्की सियासत होती है तो वो भुट्टो साहब को ले आते हैं अगले सवाल में। अगले सवाल में मेरी जान अगले सवाल में सुन भी ले जवाब। न्याय साहब एक लफ्ज में बता। अच्छा सुना दे जी, सुना दे। उन्होंने पूछा है कि ये पुराने हुक्मरानों से जोरों बेहतर है, तो मैंने वो साइटेशंस कर दिए हैं जो कि अयूब खान के वक्त में, जो कि ज़ियाउल हक के वक्त में, जो नवाज शरीफ साहब के वक्त में, जो सरदारी साहब, और उसके वक्त में जो उसने अपना जो किया था भुट्टो साहब का 86 में इस्तेमाल किया था। बता रहे थे सिर्फ वो कह रहे हैं न्यायी साहब जी। भट्टी साहब कंटिन्यू करें। और फिर मीडिया कवरेज बताई है, फिर मैंने ये भी बताया कि इलेक्शन जीतने के लिए अफगानिस्तान से फेज 7 के लिए उस वक्त का आंखों देखा हाल बता रहे थे। भट्टी साहब आप मुकम्मल कर लें अपना, फिर अगले सवाल की तरफ भी जाना है हमें न्यायी साहब। जी जी ठीक है भट्टी साहब, मैं बता दूंगा, अगर नहीं समझ आई तो फिर ये अल्हम्दुलिल्लाह सुबह के वक्त भुट्टो साहब के साथ होते हैं, शाम के वक्त ये ज़ियाउल हक के साथ होते हैं, रात को मरियम नवाज के साथ होते हैं, अगली सुबह को बिलावल के साथ होते हैं और अगली शाम को इमरान खान के साथ होते हैं। और इन्होंने इमरान खान को बनाया है, इमरान खान को बनाया है। हुकूमत का साथ दे रही है, हमारा पैनल फिर भी डिवाइडेड है। भाई मेरी ये कमजोरी नहीं है भाई, किसने कहा आपको मेरी कमजोरी है? मैं दिन दहाड़े डे लाइट में डंके की चोट पे अपनी बातें करता हूँ। आज तक ना मैं छुपाई अपने तल्लुकात किसी से, ना मैं किसी से खुफिया रखे। अच्छा अभी ये इनकी आवाज बंद करें तो मैं आगे जवाब आ गया न्याय साहब का। ठीक है न्याय साहब, ठीक है न्याय साहब वाले तल्लुकात है जिनसे भी रखता हूँ। टॉपिक की तरफ आने के वापस न्याय साहब टाइम कम है हमारे पास। जहाँ ये बैठे हुए वहाँ दीवार को सवाल के जवाब की तरफ आ जाए। वाले हो वो आपको अपने तल्लुकात में शर्म आती है मीडिया में न्याय साहब प्लीज। मुझे कोई शर्म नहीं आती, मैं तो बताता हूँ कि मैं मिल के आ रहा हूँ फलां को। न्याय साहब बस ठीक है, न्याय साहब प्लीज आपका ये पॉइंट सामने आ गया। भट्टी साहब सवाल की तरफ आ जाएं, आप क्या समझते हैं कंपैरिजन हो सकता है माजी की हुक्मरानी से? हो गया न्याय साहब, पॉइंट आ गया ना आपका। दूसरी बात क्लिंटन साहब ढूंढते आए और उन्होंने कहा कि वेयर इज माई फ्रेंड, और आगे से नवाज शरीफ ने शर्माकर और घबराकर कहा वेयर इज माई पर्ची। उन्होंने कहा सर इस पे पर्ची नहीं बनी थी, ये आपको खुद ही बोलना पड़ेगा। और तीसरी बात ये है कि ये रियाज कॉन्फ्रेंस में गए थे, इनकी आवाज बंद करें। रियाज कॉन्फ्रेंस में ये साथ लेके गए थे नवाज शरीफ साहब को, वहां तकरीर ही किसी ने करने नहीं दी, यही ट्रंप साहब वहां थे। ट्रंप साहब का बड़ी मुश्किल से हाथ मिलाया, और नवाज शरीफ साहब वापस तशरीफ ले आए। कोशिश करूंगी टाइम निकाल के आपको मौका दूं न्याय साहब। खुश होना था। और भट्टी साहब प्लीज आप टॉपिक के ऊपर आ जाएं।
अच्छा मैं टॉपिक पे आता हूँ। ट्रंप यहाँ भी रियाज में भी यही ट्रंप थे और वाशिंगटन में भी यही ट्रंप थे। इमरान खान के साथ देख लें और नवाज शरीफ साहब के देख लें, सारी रस्ते न्यायी साहब उनको तकरीरें लिखवाते गए कि ये फिक्रा भी डाल लो मुस्लिम उम्मा के लिए, ये भी डाल लो, ये भी डाल लो, आखिर फिर मुस्लिम उम्मा बैठ गए। ना झूठ बोले, ना झूठ बोले। अगले सुने देखें, एक फक्के कुट्टन माँ की तरह देखो, किस लैंग्वेज देखो इस दानिश्वर की, इस दानिश्वर की लैंग्वेज देखो, हाल देखो। भट्टी साहब का टाइम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। मजर साहब को हम वेट करें, मजर साहब की तरफ जाएंगे फिर। नहीं अच्छा अगली बात है, आप सवाल पे आ जाएं कि पहली बात यह है कि शकील अफरीदी साहब को आफिया सदीकी से जोड़ना बहुत अच्छी बात इमरान खान की। कश्मीरियों के लिए ऐसे बात करना कि बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा अली गिलानी का ये कहना, अली गिलानी साहब का ये कहना, सारी उम्र जेलों में गुजरी है। इमरान खान पहला लीडर है जिसने निहत्ते कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाई, बहुत अच्छी बात है। मिलिट्री इमदाद बहाल करने का ट्रंप साहब का कहना, तिजारत से 12 से 20% बढ़ाने का कहना, इस्लामाबाद झूठ नहीं बोलता, मिलकर चलेंगे, बहुत अच्छी बात। अस्करी क़यादत और सियासी क़यादत इकट्ठी बैठी, बहुत अच्छी बात। वज़ीर आज़म जितने कम लोगों के साथ गए, जो सादगी और बचत थी, और सबसे अहम बात शलवार कमीज़ वास्कट कप्तान चप्पल, और वो भी वाइट हाउस में, मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात थी। अच्छा दूसरी बात, जो अंदरूनी हालात हैं गवर्नेंस के, जो हमारे मुआशी हालात चल रहे हैं, और जिस तरह का मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सोशल मीडिया पे हो रहा है, और उसके मुझे तो इस तरह लग रहा है किसी दिन कायदे आज़म की तकरीर चलेगी और वो पाकिस्तान के मसाइल बयान कर रहे होंगे और एक खातून उस पर कहेगी कि नवाज शरीफ की याद तो आती होगी, इतना मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा। अच्छा इसमें इस मुलाकात को ऐसे ही है जैसे मरीज को बर वक्त इंजेक्शन लग जाना, जैसे बर वक्त तिब्बी इमदाद मिलना, ये ऐसी मुलाकात थी। पहली तकरीर आप देख लें इमरान खान की, जो इलेक्शन से पहले बाद में करतारपुर राहदारी देख लें, पार्थ भागत टेंशन देख लें, उसमें इमरान खान का रद्द अमल, अभिनंदन रिहाई देख लें, और ये मुलाकात, ये पांचों फॉरेन पॉलिसी हमारी जो है, ये वो ड्रिप्स हैं जो इमरान खान की, जिन्होंने अब तक औसान बहाल रखे हुए हैं। तीसरी और अहम बात, ये मुलाकात पहले से क्यों अच्छी है, जैसे पहले कहा है कि मायूसी बहुत थी, प्रोपेगेंडा बहुत था, तवक्को नहीं थी ट्रंप का ये रवैया होगा, ये इस्तकबाल होगा, ये गर्मजोशी होगी, ये गुफ्तगू होगी, इस तरह का आउट ऑफ द वे जाना होगा। यहाँ तो हमारे लिए वो कुटपुतली है, सिलेक्टेड है, नाकाम खान है, वहाँ ब्रिलियंट है, आसम है, ग्रेट लीडरशिप है। तो ये बड़ी बात है। और जो भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा, भारतीय क़यादत का जो वावेला, जो कोहराम मचा हुआ है, जो बेबसी देखी हुई है, मुझे लगा है कि ये बहुत अच्छी है। और आखिरी बात है कि बिलाशुबा ट्रंप की इलेक्शन मुहिम शुरू हो चुकी है, बिलाशुबा वो अफगानिस्तान से निकलना चाहता है, पुरअमन निकलना चाहता है, और ऐसे निकलना चाहता है कि जैसे सुबकी ना हो सुरखरुई हो। इसके लिए हमारी ज़रूरत है, लेकिन यही ज़रूरतें होती हैं जिनको अपनी ज़रूरत में आपने ढालना होता है। और हमें भी FATF पे उस पे बात करनी चाहिए, तिजारत पे, अपने इमेज पे, और ये बहुत अच्छी ओपनिंग है, अल्लाह करे इसको आगे कंटिन्यू हो। सिर्फ एक चीज मैंने अफसा कहना है, ठीक है, और आखिरी एक चीज, आखिरी छोटी सी चीज, बहुत टाइम दिया आपको भट्टी साहब जी। नहीं आखिरी 2 सेकंड कम खर्ची, न्याजी साहब के नाम ये है, कम खर्ची, नो पर्ची, ट्रंप इमरान तवक्को से बढ़कर चर्ची। मैंने तो ये कहना भट्टी साहब को करेक्ट कर दो, इन्होंने वो शलवार की बात की। भुट्टो की दीवार को मैमुल कुछ ऐड करना चाह रही है। मैंने फिर कह रहा था भट्टी साहब डांस करेंगे जी यार न्याजी साहब, अच्छा ठीक है, भट्टी साहब को सर मैं करेक्ट कर दूं कि ये जो शलवार कमीज और ये सारी उसकी बात कर रहे थे, मियां साहब ने भी पहनी थी। फिर जरदारी साहब जब बेनजीर भुट्टो साहब के साथ पहली बार गए थे, बेनजीर भुट्टो साहब ने तो गरारा भी पहना था, वो ग्रीन कलर का, और जरदारी साहब ने बहुत खूबसूरत शलवार कमीज और वो पग पहनी हुई थी। तो मतलब ये कहना कि इमरान खान ने व्हाइट हाउस में शलवार कमीज और चमचावरी चप्पलें पहनी, ये वैसे तो भट्टी साहब आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए पहली बार नहीं हुआ, लेकिन खान को सिर्फ स्टेट विजिट मिला है बस, बाकी की मैं कपड़ों की बात की मैं आपको करेक्ट कर रही हूं। ऐसे ना करें कि बड़े तीर मारे हुए थे। ये बात महमूद की बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ने से पहले लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि कल वजीर आज़म साहब बहुत अच्छे लग रहे थे, जो उन्होंने कौमी लिबास से वितरण किया था। मजहर अब्बास साहब
ये जो बातें हुई हैं, मुस्बत बातें हुई हैं कल की मुलाकात में, तो आपके ख्याल में इन सब चीज़ों का फॉलो अप हो सकेगा? और ख़ास तौर पे ये शकील आफरीदी और आफिया सिद्दीकी के तबादले की जो बात है, इस मामले को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि डिप्लोमेसी में सिर्फ इंटरेस्ट परमानेंट होते हैं, हर दौर के अपने तकाज़े होते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि कोई अगर अमेरिका जाए और अमेरिकी सदर उससे वार्मली ना मिले तो वो दौरा नाकाम हो जाता है। ऐसा भी नहीं होता। आप बाज़ सिचुएशंस में आपके अमेरिका से ताल्लुकात टेंस होते हैं, लेकिन उसमें आपकी पोजीशन हो सकता है कि आपकी पोजीशन ज़्यादा सही हो। यानी 70s में अगर हम ले लें तो पाकिस्तान का जो अमेरिका के हवाले से मौक़िफ़ था और अमेरिका का पाकिस्तान के हवाले से मौक़िफ़ था वो बड़ा मुख्तलिफ था। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो पोजीशन थी वो बड़ी मुख्तलिफ पोजीशन थी। तो क्या अगर अमेरिका उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो से वार्मली नहीं मिला तो वो क्या गलत हुआ, या वो उस वक्त हमारी पोजीशन दुरुस्त थी, या जनरल ज़िया-उल हक और जनरल मुशर्रफ जो है वो टोटली अमेरिकन पॉलिसी को टो कर रहे थे, तो इसलिए अमेरिका उनसे बहुत वार्मली मिला, तो क्या वो बहुत अच्छा टूर था? ये नहीं होता। देखिए, उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं, हमारे अपने इंटरेस्ट होते हैं। ये दौरा कामयाब था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दौरे की कामयाबी, किसी भी दौरे की कामयाबी का दारोमदार जॉइंट कम्युनिके पे होता है कि उसमें क्या अल्फाज इस्तेमाल किए, जो अभी शायद हो सकता है कि आज जो मुलाकातें हों उसके बाद वो जॉइंट कम्युनिके जारी हो। वो देखना है कि उसमें क्या चीज़ें शामिल होती हैं, उसमें क्या दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसकी नौयत उससे डिटरमिन्ड होगी जब वो मुश्तरका एलामिया जारी होगा। बाकी इमरान खान ने स्ट्रांगली पाकिस्तान का केस प्रेजेंट किया, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि पहली मरतबा आज से 1 साल पहले डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान में रेटिंग और कल डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान में रेटिंग में ज़मीन आसमान का आपको फ़र्क नज़र आएगा। डोनाल्ड ट्रंप की आज जो पाकिस्तान में बात की जाती है वो बहुत पॉजिटिवली बात की जा रही है। आज से 1 साल पहले उसके बारे में क्या हम सबका मौक़िफ़ रहा है, लेकिन आज हमारा मौक़िफ़ उसके बारे में मुख्तलिफ है। तो ये जो उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया और कश्मीर की बात की और अफ़गानिस्तान की बात की, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ यही नहीं, इंडिया इसको तो डिनाई कर सकता है कि मोदी ने ये बात नहीं की, हालांकि हमें तो मोदी का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने बकौल डोनाल्ड ट्रंप के उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया और कहा कि डिस्प्यूट हो, चले उसको उन्होंने कॉन्ट्रडिक्ट किया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उससे आगे जाके बात की। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर में वायलेंस हो रहा है, उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर एक बहुत ही खूबसूरत खत्ता है, उन्होंने ये भी कहा कि दिस इशू शुड बी रिजॉल्व। यानी ये बातें उससे हट के हैं जो मोदी के हवाले से उन्हें बात की। और इसी तरह अफगानिस्तान के हवाले से तो मेरा ख्याल है इमरान खान ने केस बहुत अच्छी तरह प्रेजेंट किया, इसमें कोई शक नहीं है इसमें। और अभी देखना है कि बाकी मुलाकातों में क्या चीज़ें निकल कर सामने आती हैं, लेकिन वार्मली मिलना या वार्मली नहीं मिलना ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि इशू क्या डिस्कस हुए हैं, किस तरह आपके लीडर ने अपना केस प्रेजेंट किया है और किस तरह दूसरे ने अपना केस प्रेजेंट किया है, और उसके नतीजे में चीज़ें अगर आगे बढ़ी तो ये दौरा कामयाब होगा, चीज़ें आगे नहीं बढ़ी तो ये दौरा नाकाम कहलाएगा। तो इसमें हमें स्पेसिफिक में नहीं जाना चाहिए, हर अदवार के अपने अपने तकाजे होते हैं, अपने अपने तकाजे होते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन कश्मीर का मसला इस आपके ख्याल में इस्टेब्लिश हुआ, ये यकीनन एक कामयाबी है। उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आज़म का ये जो दौरा है अमेरिका था, इसके बाद दोनों मुल्कों के लिए जो ताल्लुकात हैं उसमें बेहतरी की राह हमवार होगी। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद बात करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू तशद्दुद का एक वाक़या पेश आया जिसके ऊपर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है। जो दोनों शख्सियात हैं इसमें वो दोनों कुरान पर हाथ रख के एक दूसरे को के मौक़िफ़ से इस वक्त मुतज़ाद बात करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या मामला है, हमारे तज़कियाकार क्या समझते हैं इस मामले पर, जानेंगे एक ब्रेक के बाद। अदाकार मोहसिन अब्बास की अहलिया ने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने अपने शौहर पर तशद्दुद और बेवफाई का इल्ज़ाम आयद किया। अदाकार की अहलिया ने बताया कि मोहसिन अब्बास ने अपने किए पर शर्मिंदा होने के बजाय उन पर तशद्दुद किया और बालों से पकड़कर घसीटा, लातें मारी और चेहरे पर भी उनको मुक्के मारे, जबकि जिस वक्त ये वाक़या पेश आया उस वक्त वो हामला थीं। दूसरी जानिब मोहसिन अब्बास ने तमाम इल्ज़ामात की तरदीद की है और उनको बेबुनियाद करार दिया है। दोनों
दोनों फरीकैन अपने इल्जामात पर कुरान पर हाथ रखकर कस्में भी खा चुके हैं। मगर आज हमारा मौजू फातिमा और मोहसिन का निजी मसला नहीं है, बल्कि मसला घरेलू तशद्दुद का वो न जाने कितने घरों में मौजूद है। आज एक फातिमा बोली है, न जाने कितनी ऐसी खवातीन हैं जो रोज़ मार खाती हैं लेकिन उनका घर किसी तरह बच जाए। यही वजह होती है इसके पीछे, इस तरह की चीज़ों को बर्दाश्त करने के पीछे जो हम बात करते हैं जब इन खवातीन से ख़ानदानी या माशरती दबाव इसको कह लिया जाए, लेकिन ये मसला ज़रूर एग्जिस्ट करता है। आज हर तीसरे घर का ये मसला है, मसला शऊर का है कि बर्तरी के एहसास का। मगर ये मसला है, इस मसले पर बात ज़रूर होनी चाहिए, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर होनी चाहिए जिसकी वजह से कोई फ़र्क भी पड़ सके, लोगों तक ये बात पहुँच सके। हमारा सवाल अपने पैनल से इस तरह से है, फातिमा सुहेल का मोहसिन अब्बास पर तशद्दुद का इल्ज़ाम, दोनों के इल्ज़ामात के हवाले से कुरान पर हलफ। पाकिस्तान में घरेलू तशद्दुद के खिलाफ कानून भी मौजूद है। आपसे जानना चाहेंगे कि घरेलू तशद्दुद के खिलाफ कानून के इत्तलाक के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले महमल की तरफ जाएंगे। महमल, ये जो वाक़या है इसके ऊपर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा बहस की जा रही है, आप क्या समझती हैं किस तरह कानून का इत्तलाक हो सकता है इस तरह के मामलात के ऊपर? मैं आपको जल्दी जल्दी चंद पॉइंट दे दूं। अब पहली चीज़ तो ये है कि हमें अपने पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है, और सबसे पहले वो आप पुलिस स्टेशन से करें, क्योंकि जैसे ही पुलिस स्टेशन में कानून होने के बावजूद खवातीन जाती हैं, वो कहते हैं घर का मामला है, रफा दफा कर दे, केस दर्ज नहीं करते। हमें मज़ीद खवातीन चाहिए पुलिस स्टेशन में। कितनी तफ्तीशी अफसर है खवातीन, ये हमें नहीं पता, बहुत कम है। तो ये क्योंकि आप देखिएगा कि एक बहुत डिफरेंस होगा जब खवातून पुलिस ऑफिसर होगी, उसको औरत इस तरह के मामला बताने में। फिर दूसरी चीज़ है, एक स्टेट का काम है शेल्टर बनाना, क्योंकि देखिए जब कोई खातून अपने हस्बैंड को छोड़ के बाहर निकलती है तो कोई ठिकाना तो चाहिए होगा। जो एक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के शेल्टर्स बनाए थे, उधर तनख्वाहें नहीं दे रहे क्योंकि वो पिछली हुकूमत के थे, सलमान सूफी साहब की थे, शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के अंडर, तो इसलिए इस हुकूमत ने तो उनकी सैलरीज ही नहीं दे रही। एक बड़ा मसला पड़ा हुआ है। दूसरी चीज़ है कि ऑनर किलिंग का जब ये कानून बना था तो बहुत टाइम लगा था जजेस, लॉयर्स और पुलिस स्टेशन को, पुलिस वालों को इस चीज़ पे सेंसिटाइज करने में। मेरे ख्याल में डोमेस्टिक वायलेंस पे भी अब स्टेट को ये करने की जरूरत है। फिर जिस तरह ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री ने एक अवेयरनेस कैंपेन चलाई थी कि विरासत औरत का हक है, तो कानूनी हक है, तो ये इस किस्म की हमें ये कैंपेन जो है ये गवर्नमेंट को चलानी चाहिए कि डोमेस्टिक वायलेंस एक जुर्म है, इखलाकी नहीं कानूनी जुर्म भी है, तो इसके ऊपर एक ये लाजमी करना चाहिए। बिल्कुल सही। कवानीन की तफसील पे हम बाबर साहब की तरफ भी जाएंगे, लेकिन हसन साहब ये एक जो सिलसिला है कुरान पाक पे हाथ रख के कस्में उठाने का, ये ड्रामों से शुरू हुआ, हम देखते आए हैं इस तरह की अदाकारी, तो लेकिन अब ये रियल लाइफ में भी बहुत नज़र आने लग गए हैं। इस तरह के मामलात पे हमने दोनों फरीकैन को देखा है। जो मोहसिन अब्बास हैं उन्होंने आगाज़ किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, फिर उनकी अहलिया भी कल कुरान पाक पे हाथ रख के अपना बयान दोबारा रिपीट कर रही थी। तो ये सिलसिला क्या ख़त्म नहीं होना चाहिए, मज़हब का इस्तेमाल किसी भी मामले में? नहीं, ये पहले ये समझ लें कि ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ। कुरान उठाने के तस्वुर से लोग कांपते थे। ज़ियाउल हक का वजूद था वो, जिसके बाद ये ट्रेडिशन शुरू हुई और लोगों ने कहा बस ये तो 1-8 किलो का मामला होता है। ये कल्चर नहीं था इस मुल्क में, ये याद रखना। जिसका दिल करे मेरे साथ आए, मैं यहाँ 100 गाँव से फिर आता हूँ। कोई तस्वीर ये उसका दिया हुआ उसकी इस्लामाइजेशन का तोहफा है। अच्छा, और ये जो बात बड़ी खूबसूरत है, नन्ही मुन्नी सी तकरीर हमारी इसने महमल ने की है। समरी सिर्फ इतनी है, देखो बुनियादी तौर पे औरत जब तक आज़ाद नहीं होगी गुलाम रहने पे मजबूर होगी। वेरी सिंपल, जब तक गुलाम रहेगी आज़ाद नहीं हो सकती। अब सूरत है आज़ाद कैसे, किस मंडी में इसको खरीदेगा फिर कोई और फिर उसको आज़ाद करेगा? नहीं, वो 2 तरीके हैं, एक है तालीम, एक है कानून। उसे उसके पाँव पे खड़ा कर दो, वरना यहाँ तो इस माशरे में मर्द गुलाम हैं। हाँ, तो थाने का आप कह रहे हैं कि कोई जवाज हो ही नहीं सकता। बाबर सत्तार साहब, देखिए कानून तो बना था, लेकिन उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर कानून के अंदर लिखा गया है वो अभी तक बना नहीं है। सो ये हमें इस तरह के इश्यूज पे जहाँ पे सोशल वैल्यूज ने कैचअप नहीं किया होता और कानून हम बना देते हैं, तो वो हमें फिर गैप नजर आता है उसके अंदर। वहाँ पे एक उन्होंने यही शेल्टर्स की भी बात की थी, विमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर्स अपॉइंट होनी थी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। एक प्रॉपर एक इन्फोर्समेंट का मैकेनिज्म बना था। उसके अंदर फिर ये लिखा गया था कि कोई भी अग्रीव पार्टी कंप्लेंट फाइल करेगी हफ्ते के अंदर अदालत में, 1 हफ्ते के अंदर वो अदालत दूसरी पार्टी को शो कॉज करके बुलाएगी। अब देखिए घर के अंदर एक कमरे के अंदर मियाँ बीवी का झगड़ा हो तो या तो आप उसी वक्त जाके मेडिकल रिपोर्ट कराएंगे, वरना
एविडेंस तो कोई नहीं होगा। और जब बात जाती है कोर्ट कचहरी में तो फिर बात आ जाती है एविडेंस की कि आपने प्रूव करनी होती है एक बात। तो यहाँ पे ये बात थी कि अगर एक प्रिजम्पशन थी औरत के फेवर में, वहाँ लिखा गया था कि अगर वो हफ्ते में जवाब दे के रीजनेबल कोई रिस्पांस नहीं देता तो ये अस्यूम किया जाएगा कि वाकया हुआ था। तो लॉ ने अपनी तरफ से कोशिश तो की थी, लेकिन उसे इंप्लीमेंट करने के लिए आपको एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट चाहिए, आपको सोशल वैल्यूज चाहिए। यहाँ पे कोई मार खाएगी औरत, वो घर में ही मशवरा करेगी, अपनी बहनों से, माँ से भी मशवरा करेगी, वो कहेंगे जी घर खराब हो जाएगा, बच्चों का क्या होगा। तो एक ओवरऑल वैल्यू स्ट्रक्चर है फैमिली के अंदर, जिससे बिल्कुल हसन साहब ने जैसे कहा एक एजुकेशन की बात है, और दूसरा फिर आपने फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देनी है। देखिए 2 बच्चे हों आपके, आपको खाने के लिए पैसे नहीं है, आपने जाना कहाँ पे है? और आप अगर वापस जाते हैं तो फिर आप या अपने बाप या अपने भाई पे डिपेंडेंट हैं। एक मिडिल एज के अंदर औरत अपने बाप और भाई पे भी वापस डिपेंडेंट नहीं होना चाहती जाके। भट्टी साहब, क्योंकि ये जो खातून है इनके शौहर एक पब्लिक फिगर हैं, तो इसलिए ये बात सामने आ गई और इतना बड़ा इशू भी बन गया। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो आप क्या समझते हैं कि क्यों इस तरह के आज भी इस तरह के मर्द मौजूद हैं जो समझते हैं कि वो हाथ उठा लेंगे किसी खातून पर और कोई उनको कुछ कहेगा नहीं और खातून भी खामोश रहेंगी घर बचाने के लिए? देखिए, पहली बात तो दुख तकलीफ़ है मुझे बहुत कि कुरान का ये मकाम रह गया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में, आखिरी नबी की इस उम्मत में कुरान का अब ये मकाम रह गया है। कुरान खानियों के लिए, कुरान कस्मों के लिए, कुरान फहमी ख़त्म हो गई। ये मोहसिन अब्बास और फ़ातिमा दोनों से पूछें कि सूरह निसा का तर्जमा क्या है या सूरह निसा कितनी सूरत है, तो दोनों को नहीं पता होगा। और दोनों इतने धड़ल्ले से ऊपर हाथ पे रख, कोई एक तो झूठा होगा ना दोनों में, यानी दोनों ने कुरान पे हाथ रखा है। अजाब हम पर नहीं आएंगे तो कैसे, क्या और क्या होगा? दूसरा, नबी की उम्मत देखें कि खवातीन, बीवियां छोड़ें, खवातीन गलियों में, मोहल्लों में महफूज नहीं, घरों में महफूज नहीं, बाजारों में महफूज नहीं, और दारुल अमान में महफूज नहीं। दारुल अमान में इज्जतें लूटी जा रही हैं और दारुल अमान में धंधे हो रहे हैं। कब्रों ये में है हमारी स्टेट और ये हमारे कानून। साहब, कब्रों में महफूज नहीं, कब्रों में महफूज नहीं। आपने वो भी सुना, हसन साहब ठीक कह रहे हैं, वो भी आपने सुनी होगी वाकयात, क्या मैं दोहराऊं। ये नबी की उम्मत है। और फिर दूसरी बात है कि यानी क्या कहा जाए कि कितना बंदा बुज़दिल हो सकता है। मेरे नज़दीक कोई बुज़दिली और जुल्म की कोई ऐसा समझ नहीं आती कि वो अपनी बीवी पर हाथ उठाए, यानी अपने बच्चों की माँ, और आपकी भी एक माँ औरत है और आपको जन्म भी एक औरत दिया। मुझे इतना जालिम आदमी कभी नहीं मिला कि उससे बड़ा बुज़दिल आदमी मेरी नज़र में कोई नहीं है जो अपनी औरत पे हाथ उठाए। ज्यादा अफसोस होता है जब पढ़े लिखे लोगों की तरफ से ये चीजें सामने आती हैं, इस तरह के वाकयात देखने को मिलते हैं। मज़हर अब्बास साहब, ये इन वैल्यूज को बदलने की आप समझते हैं कि जरूरत है? हमें इस मामले को बताना चाहिए खवातीन को और बच्चियों को भी कि कोई हाथ नहीं उठा सकता, ये किसी का राइट नहीं है कि वो आप पे हाथ उठाए किसी भी सूरत। इस इशू के अंदर मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि जब उन पर तशद्दुद हुआ तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने फौरी तौर पे जाके अपना मेडिकल कराया या नहीं कराया, क्योंकि बहरहाल जब आप इस इशू को हाईलाइट करने जाते हैं तो आपका अपना केस बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और उस स्ट्रॉन्ग केस के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास ऐसे एविडेंस होने चाहिए जिस तरह के अगर उन्होंने तशद्दुद किया था, शदीद तशद्दुद किया था, तो फौरी तौर पे जाके, अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने अपना ये मेडिकल करवाया नहीं करवाया, लेकिन हमारे यहाँ जनरली औरत कॉम्प्रोमाइज़ करती है, हमारे यहाँ जनरली यही होता है। और उसकी बहुत सी वजह है कि आपके मोहल्ले में अगर कोई औरत थाने पहुंच जाए और थाने से बाहर आ रही होती है, चाहे वो कंप्लेनेंट हो, उसको अक्यूज समझा जाता है, उसको अक्यूज की नज़र से देखा जाता है। अरे ये औरत ये थाने कैसे पहुंच गई, उसमें एक अजीब सी निगाहें होती हैं। ये हमारा माशरे का मसला है उसमें। तो औरत के साथ वो जो डिसएडवांटेजेस हैं वो अपनी जगह। अब यहाँ आप थानों में बेशुमार औरतें अपॉइंट कर दें, उसके बावजूद जब वो पलट के अपने घर आएगी, अपने मोहल्ले में आएगी, तो उसको दूसरे अंदाज में देखा जाता है। यानी मर्द जितना भी जुल्म कर ले, उसको एक एडवांटेज हमारे माशरे में हासिल रहती है। और इसीलिए शायद उनके वालिदैन भी यही कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज कर लो, चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ, बर्दाश्त कर लो। वो काफी हद तक बर्दाश्त करती है, आखिरकार उससे नहीं रहा जाता तो वो इस तरफ। जी बिल्कुल ठीक, मान साहब।
न्याय साहब, मेडिकल के हवाले से पूछा जाता है कि अगर किसी ने हाथ उठाया खातून पे तो वो क्या अस्पताल गई, डॉक्टर्स ने क्या कहा उसके बारे में। तो अगर इस तरीके से मारा जाता है कि थप्पड़ मारा गया है जिसका निशान नहीं मौजूद या खातून को कोई अस्पताल नहीं ले जा सका, मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, तो फिर इस सूरत में भी आप समझते हैं कि ये तकाजा होना चाहिए? देखिएगा, बड़ी अजीब और गरीब सूरत हाल है। ये लड़ाई होती क्यों है? मतलब हर मियाँ बीवी में नहीं होती। पहली चीज है कि दोनों का या एक का तुल मिजाज, तल्ख मिजाज होना जरूरी है। तो ये अब बेसिक बुनियादी तौर पे तल्ख कलामी से बद कलामी, तकरार से हाथापाई तक पहुंचती है। चूंकि मर्द जो जिस्मानी तौर पे कवि होता है तो इसलिए औरत पे बेचारी पे तशद्दुद होता है। मैं खातून को हमेशा 30% मार्जिन के साथ चलाता हूँ किसी भी लड़ाई में, कि जब उसको उसके ऊपर ज्यादती होती है मर्द तो 20- के साथ जो है मार्किंग करता हूँ। बाकी ये है कि जी इसको कैसे खत्म होगा, अपने हर हसन साहब ने बताया है अपने प्रॉब्लम्स है कि पूरा फैमिली का टूट जाना हमेशा, और अक्सर में ये होता है कि उनकी दोनों की अपनी पसंद की और एक मोहब्बत और एक बड़ी फ्रेशली के साथ एक दूसरे से एक मिलाप होता है, फिर वो जाके शादी के बंधन में बांधा जाता है। अब जब लड़ाई होती है, अगर मर्द छोड़ता है उसके अपने रेपरकशन है, लड़ाई होती रहती है, औरत बेचारी पिटती रहती है, उसके अपने रेपरकशन है। और आखिरी बात यह है कि मुजीबुर रहमान शामी साहब ने चीफ जस्टिस सरदार इकबाल साहब ने कहा था मुझे नसीहत करें, तो मुझे कोई नसीहत करे, तो उन्होंने कोई नसीहत की थी कि कभी भी किसी नतीजे पे ना पहुंचे जब तक कि दोनों फरीक को आप पूरी तरह सुन ना लें किसी भी तनाजे में और किसी भी इस वाले केस तो बिल्कुल हाल हो जाए। इस केस में दोनों ने तफसीली बात की है। जो उनके शौहर है खातून एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खातून ने भी मीडिया से बारहा इस बारे में बात की, लेकिन हमारे तजियाकारों का मौक़िफ़ इस बारे में बिल्कुल क्लियर है। वो कह रहे हैं कवानीन तो मौजूद है, उनका इत्तलाक होना चाहिए, ख़वातीन को इस तरह के मामलों पर खामोश नहीं रहना चाहिए। और सबसे बढ़कर ये भी इस सारे मामले में एक और बात भी सामने आई कि जिस तरह इवन शोबिज़ और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने इस सारे मामले पर एक आवाज़ उठाई है कि किसी भी सूरत घरेलू तशद्दुद काबिल कबूल नहीं है, इसके खिलाफ ख़वातीन को आवाज़ उठानी चाहिए। इजाज़त दीजिए नाज़रीन, खुदा हाफिज़। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जीम। अरे अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई फौरन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।